शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जी जनाब। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि डेटाबेस को आप सिस्टम पर कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। और इस हवाले से एक बात मैं आपको बताता चलूँ, और बहुत अहम बात बताता चलूँ, वो ये कि हमारा ये जो कोर्स है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स नहीं है, ये सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स है, ये सिस्टम इंजीनियर का कोर्स है। बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर का काम डेटाबेस कॉन्फ़िगर करना, डेटाबेस की क्यूरीज वगैरह चलाना डीबी से रिलेटेड नहीं होता। सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है सिस्टम को, सर्वर को एडमिनिस्ट्रेट करना और संभालना और चलाना। जो डीबीए की डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स की टीम होती है वो पूरी डेटाबेस बनाना, कॉन्फ़िगर करना और सारी चीज़ें डेटाबेस से रिलेटेड उनकी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है क्योंकि सिस्टम और सर्वर संभालना सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है। उसी सिस्टम पर डेटाबेस कॉन्फ़िगर होती है और डीबीएस भी उसी सिस्टम को एक्सेस करके डेटाबेस को सारी को मेंटेन कर रहे होते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। अब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम इंजीनियर को तो अपने सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए रूट की एक्सेस चाहिए होती है, उसके बगैर काम नहीं बनता। लेकिन अगर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी, डीबीएस की टीम को या डीबीएस को भी सिस्टम इंजीनियर रूट की एक्सेस अगर दे दे और वो कोई काम उल्टा सीधा कर बैठे तो जिम्मेदारी तो सिस्टम इंजीनियर टीम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टीम की है। पूछा इनसे जाएगा कि हाँ जी हमने आपको जिम्मेदार बनाया था, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड था, तो ये सर्वर में मसला कैसे हो गया, क्रैश कैसे हो गया, डेटा कैसे खराब हो गया। वो कहेगा कि डीबीएस ने ये काम किया है, लेकिन डीबीएस को क्यों बताया? डीबीए की तो जिम्मेदारी सिस्टम को संभालने चलाने की नहीं है, डीबीएस की तो सारी जिम्मेदारी डेटाबेस से रिलेटेड है। तो इस कंफ्लिक्ट का फिर हल ये होता है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर को थोड़ी सी डेटाबेस हैंडलिंग आनी चाहिए। कितनी थोड़ी सी? जो हमारे कोर्स में भी शामिल है। क्या कि सिस्टम इंजीनियर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस इंस्टॉल करेगा, उसकी सिक्योरिटी परफॉर्मेंस या सिक्योरिटी सेटिंग्स परफॉर्म करेगा, उसका यूजर्स बनाएगा, डेटाबेस का रूट यूजर, सिस्टम का रूट यूजर नहीं, डेटाबेस का रूट यूजर बनाएगा, और उसकी एक्सेस डीबीएस की टीम को दे देगा। ये लो जी भाई, आपने जो करना है, ये डेटाबेस के रूट यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड है, आप जो कुछ करना है करो, इस डेटाबेस में करो। सिस्टम का यूजर नेम और सिस्टम का जो रूट का पासवर्ड होगा वो नहीं बताएगा। तो हमारे इस कोर्स में भी सिर्फ इतने टास्क शामिल हैं कि आपने डेटाबेस को इंस्टॉल कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, सिक्योरिटी सेटिंग्स कैसे परफॉर्म करनी है, और फिर उसके बाद डेटाबेस हम हवाले कर देंगे किसके? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टीम के। या बहुत ज़्यादा एक और काम भी होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम इंजीनियर टीम का डेटाबेस से रिलेटेड। वो काम ये होता है कि डेटाबेस का बैकअप लेना और डेटाबेस का बैकअप को रिस्टोर करना, ये भी इसका जिम्मेदारी होती है। तो आज इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप डेटाबेस इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप डेटाबेस को स्टार्ट कैसे करेंगे, और फिर उस पर रूट यूज़र, डेटाबेस का रूट यूज़र बना के उसका पासवर्ड सेट करके उसकी एक्सेस आप कैसे डीबीएस की टीम को देंगे, और फिर डेटाबेस का बैकअप और बैकअप रिस्टोर करना हो तो वो कैसे करेंगे। और हमारे इस कोर्स में शामिल है, आप सबको पता होगा, एक बहुत मशहूर डेटाबेस का सॉफ्टवेयर होता है माई एसक्यूएल। जी, माई एसक्यूएल आप सबको पता होगा। हमारे कोर्स में, हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी और कोर्स में भी इसका नया वर्जन, माई एसक्यूएल का नया वर्जन शामिल है। और नए वर्जन में नाम इन्होंने माई एसक्यूएल का रखा है मारिया डीबी। तो मारिया डीबी कोई और डेटाबेस नहीं है, ये माई एसक्यूएल का ही नया नाम है। लेके चलते हैं जी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ। कॉन्फ़िगरेशंस आर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। सबसे पहले आपने करना है कि आपने इंस्टॉल कर लेना है मारिया डीबी स्टैरिक से। तमाम इसके पैकेजेस हम इंस्टॉल कर लेंगे। चाहें तो -y लगा दें कि आपसे कोई सवाल पूछे तो यस कर दो। ये लें जी, ये सारे पैकेजेस पहले इंस्टॉल हो जाएं। ये लें जी, डेटाबेस हमने इस तरह से इंस्टॉल करनी है।
इंस्टॉल करने के बाद इसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड थोड़ी सी हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे और फिर इस पर इसके डेटाबेस के रूट की पासवर्ड सेट करेंगे और उसके बाद हम ये सारी एक्सेस डीबीएस को दे देंगे, डेटाबेस की एक्सेस, सिस्टम की एक्सेस नहीं। और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका बैकअप कैसे लेना है और बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है, और चंद एक छोटी सी बेसिक किस्म की डेटाबेस की क्यूरीज, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी सी बता दूंगा कि छोटे मोटे डेटाबेस में आपने काम करने हो तो वो काम आप कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड मीनवाइल आप देख रहे हैं कि डेटाबेस के सारे सॉफ्टवेयर हमारे इस कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो रहे हैं और टोटल ये बता रहा है कि विद डिपेंडेंसीज ये 44 टोटल पैकेजेस हैं और इन 44 में से ये तकरीबन कोई 41 इंस्टॉल कर चुका है। नहीं जनाब, ये शायद थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये लें जी। ये लें जनाब, ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए और वेरीफाई भी हो गए। वेरी गुड। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर हमारे पास डेटाबेस के सारे इंस्टॉल हो गए, उनकी सारी डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल हो गई। इसके बाद आपने करना है सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट मारिया डीबी, उसकी डेटाबेस की सर्विस को हमने स्टार्ट कर देना है और उसके बाद हमने इसको स्टार्टअप पर इनेबल भी कर देना है। और इसके बाद आपने करना है इसकी सिक्योरिटी फाइन ट्यूनिंग। वो कैसे करेंगे, उसकी कमांड है mysql_secure_installation। ये कमांड आप लिख के एंटर करेंगे, आपसे को 5-7 सवाल पूछे जाएंगे, आपने उसमें यस नो करना है। आपने अपनी सेटिंग मर्जी के मुताबिक यस करना चाहते हो यस कर दीजिएगा, नो करना चाहते हो नो कर दीजिएगा। तो उसके बाद इसकी सिक्योर इंस्टॉलेशन सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम इसकी एक्सेस डेटाबेस की टीम को दे देंगे। नहीं जी, mysql_secure_installation लिख के मैंने एंटर किया। कहता है एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट। कीप वन थिंग इन माइंड, ये जिस रूट की बात कर रहा है ये लिनक्स के सिस्टम का रूट यूजर नहीं है, ये MariaDB या MySQL डेटाबेस में रूट यूजर की बात कर रहा है। तो डेटाबेस तो हमने इंस्टॉल ही अभी अभी की है, फ्रेश इंस्टॉल की है, तो उसके रूट यूजर का करंट पासवर्ड तो कोई भी नहीं होगा। अब कोई भी नहीं के लिए वो ब्रैकेट में क्या कह रहा है, एंटर फॉर नन, यानी कि कुछ नहीं है तो एंटर कर दे। ये ले जी मैंने एंटर कर दिया। ये देखें अब कह रहा है
कि डेटाबेस के रूट का पासवर्ड सेट करना है, यस या नो? यस, मैंने कहा यस करना है, मैंने कैपिटल वाई लिखा, एंटर, कहता है पासवर्ड बताएं। लेट से मैंने रखा रेड हैट, दोबारा बताया रेड हैट, पासवर्ड सेट हो गया। कहता है एनोनिमस यूजर को रिमूव करना है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एनोनिमस यूजर्स को रिमूव करना रिकमेंड है, इसलिए मैं इसको कर देता हूं वाई, यानी कि यस, एनोनिमस यूजर्स को रिमूव कर दो जी। कह रहा है कि डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, this is the point, this is the option you have to answer carefully। अगर आपकी डेटाबेस की टीम रिमोटली काम करती है, यानी कि सर्वर पर लोकल आकर काम नहीं करती, रिमोटली नेटवर्क के थ्रू किसी दूसरे मशीन, दूसरे सिस्टम से बैठ के एक्सेस करती है, तो फिर आपने रूट को अलाउ करना है, डिसअलाउ नहीं करना, यानी कि आपने फिर यहाँ पर नो करना है, यस नहीं करना। और अगर आपकी डीबीएस की सारी टीम अपना लोकल बैठ के काम करती है, तो फिर रिमोटली को डिसअलाउ कर दें। सो फिलहाल मैं इसको कर रहा हूं कि रिमोटली को मैं डिसअलाउ कर रहा हूं, तो मैं यस कर रहा हूं। आप उसके अपनी सेटिंग्स के सर मुताबिक एक क्वेश्चन पूछूं? पूछें जी। सर ये जो रिमोटली आपने कहा है सर, जिस तरह अभी आज चल रहा है कि सर सम टाइम इस तरह होता है कि सर बंदा ऑफिस में काम करता है, कुछ रीजंस की वजह से वो जी रिमोटली काम करना शुरू, तो सर हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, बाद में दोबारा यही कमांड चलाएं, दोबारा इन सारों का आंसर अच्छा कर सकते हैं। अच्छा जी, अगली बात पूछी जा रही है कि डेटाबेस के अंदर कुछ टेस्ट यूजर्स बने हुए होते हैं और कुछ टेस्ट डेटाबेसेस बनी हुई होती हैं, तो कहता है टेस्ट डेटाबेसेस को रिमूव करना है, मैंने कहा यस करना है। और उसके बाद कहता है ये जो सारा कुछ आपने किया, ये प्रिविलेजेस जो आपने चेंज किए या सेट किए, तो प्रिविलेजेस टेबल को रीलोड करना है, मतलब प्रिविलेजेस को रीलोड करना, ये सारी चीजें जो आपने कही इंप्लीमेंट होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर भी यस कर देता हूँ। ले जी, इसने सारा कुछ रीलोड कर दिया। नाउ डेटाबेस इज फाइनली रेडी टू यूज। अब आप इस डेटाबेस की एक्सेस चाहें तो उसको डीबीए की टीम को दे दें। अब डीबीए की टीम क्या करेगी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे? वो करेंगे जी ऐसे, माई एसक्यूएल स्पेस -u मीन यूजर, आगे यूजर का नाम बताएंगे, -p मीन पासवर्ड लिख के एंटर करेंगे, और आप उनसे पूछा जाएगा पासवर्ड, ये देखें जी ये डेटाबेस एक्सेस हो गई। इससे आगे डीबीएस का काम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स टीम का काम है। फिर भी मैं आपको चंद एक क्यूरीज बता देता हूं। आपने देखनी हो आपके कंप्यूटर पर कितनी डेटाबेसेस बनी हुई हैं, उसकी कमांड होती है शो डेटाबेसेस। और याद रखें डेटाबेस के अंदर आप हर कमांड के आखिर में सेमीकोलन लगाएंगे तो कमांड चलेगी, वरना नहीं चलेगी। ये देखें इसने मुझे दिखाया, कहता है 3 डेटाबेसेस बनी हुई है। कोई नई डेटाबेस क्रिएट करनी हो, क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम, सॉरी मैंने सेमीकोलन नहीं लिखा, ये लें जी सेमीकोलन लिखा तो काम कमांड चली, कंप्लीट हुई। और दोबारा देखने के लिए ये देखें जी, कॉर्बेट नाम की एक डेटाबेस आपको अब नजर आ रही है। ठीक हो गया जी, इस तरह से आप डेटाबेसेस देख सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। बाहर आना हो तो क्विट सेमीकोलन लिख के एंटर करें, ये देखें जी मैं बाहर आ गया। इस मतलब ये चंद एक चीजें, डेटाबेस बनाना, डेटाबेस देखना मैंने बता दिया, वैसे ही काम सारा डेटाबेस की टीम का होता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने नेटवर्क पर एक्सेस देनी हो, यानी कि रिमोटली डेटाबेस को, डेटाबेस की टीम ने एक्सेस करना हो, काम करना हो, तो रिमोटली के लिए पहले तो एक तो वो आपने इस क्वेश्चनेयर में जो अभी मैंने आपको दिखाया था, बताया था, उसमें आपने क्या करना है, रूट को परमिट करना है। और उसके बाद आपने फायरवॉल से भी परमानेंट बेसिस पर परमिट करना है किस सर्विस को, माई एसक्यूएल की सर्विस को। और उसके बाद फायरवॉल रीलोड कर लेनी है। नहीं जी, अब आखिरी काम रह गया डेटाबेस से रिलेटेड, वो ये कि डेटाबेस का बैकअप कैसे लेंगे, और बैकअप लेने के बाद बैकअप को रिस्टोर कैसे करेंगे। जी जब बैकअप की बात आती है तो एक बात जहन में रखिएगा कि बैकअप लेने के 2 तरीके होते हैं डेटाबेस के बैकअप के। कौन से 2 मेथड या 2 तरीके होते हैं? 2 तरीके ये होते हैं
कि एक आप किसी इंडिविजुअल डेटाबेस का बैकअप ले लें, जैसे मैंने अभी देखा 3 बनी हुई थी, फिर मैंने कॉर्बेट नाम की डेटाबेस खुद से बनाई, टोटल 4 हो गई। आप इन 4 में से किसी एक स्पेसिफिक डेटाबेस का बैकअप लेना चाहते हैं या सबका बैकअप लेना चाहते हैं। तो इसी तरह से रिस्टोर करते हुए भी यही बात होगी कि किसी एक का रिस्टोर करना है या सबका रिस्टोर करना है। मैं आपको सारे तरीके बताता हूँ। लें जी, बैकअप लेने के लिए, किसी एक डेटाबेस का बैकअप लेने के लिए कमांड इस्तेमाल करेंगे mysql dump स्पेस -u यूजर रूट -p और उसके आगे हम लिखेंगे डेटाबेस का नाम। लेट्स से मैं कॉर्बेट नाम की डेटाबेस का बैकअप लेना चाहता हूं, तो मैंने उस डेटाबेस का नाम लिखा, स्पेस रिडायरेक्शन साइन, और आगे मैं फाइल का नाम बताऊंगा कि किस फाइल में मैं उसका बैकअप लेके जाना चाहता हूं। तो लेट्स से मैंने नाम बताया corbett.dump dump। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड बताया, ये लें जनाब, corbett.dump नाम की फाइल बन गई जिसके अंदर सारा इसका बैकअप आ गया। ये मैंने पहले ऊपर ls करके आपको दिखाया हुआ है कि मेरे पास corbett.dump नाम की कोई फाइल नहीं है। अब देखें यहाँ पर corbett.dump नाम की दूसरी लाइन में पहले नंबर पर फाइल आपको नजर आ रही है। इस तरह से अगर आप तमाम डेटाबेसेस का बैकअप लेना चाहें तो आपने फिर डेटाबेस का नाम नहीं लिखना, जैसे मैंने यहाँ पे कॉर्बेट लिखा, आपने यहाँ पे नाम नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना है डैश डैश ऑल डैश डेटाबेसेस, और फाइल का नाम भी डेफिनेटली आपको चेंज करना होगा। लेट्स से मैंने ऑल रख दिया इसका नाम, एंटर, पासवर्ड बताएं, ये लें जी, अब ऑल नाम की फाइल भी बन गई। तो इस तरह से आप एक इंडिविजुअल डेटाबेस का बैकअप भी ले सकते हैं और तमाम डेटाबेसेस का बैकअप भी ले सकते हैं। बैकअप ले लिया, बैकअप लेने के बाद अगली बात आपको मैं बताऊं कि आप बैकअप को रिस्टोर करना चाहें तो रिस्टोर कैसे करेंगे जी। बैकअप रिस्टोर करने के लिए एक डेटाबेस का बैकअप भी रिस्टोर किया जा सकता है और तमाम डेटाबेसेस का बैकअप भी रिस्टोर किया जा सकता है, लेकिन रिस्टोर करने में एक बात आपने जहन में रखनी है और बड़ी अहम बात, और उम्मीद आपको पता भी होगी, लेकिन मैं याद दहानी के लिए बता देता हूं। वो क्या? जिस डेटाबेस का बैकअप आपने लेके रखा हुआ ना, सिर्फ उसी का बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। जिसका बैकअप ही नहीं लेके रखा हुआ, जिसका बैकअप ही नहीं लिया हुआ, उसका बैकअप रिस्टोर नहीं कर सकते आप जी। जैसे मैंने कॉर्बेट नाम की डेटाबेस का बैकअप लिया हुआ, मैं इसका बैकअप रिस्टोर कर सकता हूं। तमाम का बैकअप लिया हुआ तो मैं तमाम का बैकअप इकट्ठा ही रिस्टोर करूंगा। ये नहीं कि तमाम में से मैं कहूं एक का रिस्टोर हो जाए, नहीं। एक का अगर इंडिविजुअल लिया हुआ है तो वो एक का इंडिविजुअल रिस्टोर होगा, लिया हुआ भी इंडिविजुअल होगा तो रिस्टोर भी इंडिविजुअल होगा, लिया हुआ इकट्ठा होगा तो रिस्टोर भी इकट्ठा ही होगा। अब करना कैसे है? बहुत आसान तरीका है। ये देखें जी, जैसे आपने बैकअप लिया था ना, ये कमांड ये एंड पे आपको नजर आ रही है, मैं एक मिनट, ये लें जी। बैकअप लेने के लिए हमने ये कमांड इस्तेमाल की थी ना, तमाम डेटाबेसेस का बैकअप लेने के लिए ये की थी, और एक का बैकअप लेने के लिए डैश डैश ऑल डैश डेटाबेसेस की जगह उसका नाम लिखा था। तो आपने सिर्फ इस पूरी कमांड में सिर्फ एक छोटा सा चेंज करना है बैकअप रिस्टोर करने के लिए। क्या चेंज करना है? ये ग्रेटर देन की जगह लेस देन साइन लगा देना है, यानी कि साइन उल्टा कर देना है। ये देखिए, ये साइन जिस पे कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, ये वाला साइन आपने रिवर्स कर देना है। ग्रेटर देन की जगह लेस देन साइन लगा देंगे तो अब क्या होगा, बैकअप इससे एक्सट्रैक्ट यानी कि बैकअप रिस्टोर इससे हो जाएगा, वापस आ जाएगा। ये देखिएगा, मैं एंटर करता हूं, कहता है पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताया, और ये देखिए सारा बैकअप वापस डेटाबेसेस के अंदर चला गया। और उसने मुझे नीचे बताया भी सही, डंप कंप्लीटेड, और डेट और टाइम मुझे बताया कि इस वक्त ये सारा बैकअप मैंने वापस भेज दिया। ठीक हो गया जी। कोई बात समझ नहीं आई या पूछना चाहते हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो पूछें। और दूसरी बात मुझे बताएं, मेरे ख्याल से अभी हमारे पास 15 से 20 मिनट का टाइम है। अगर आप कहें तो इन 15-20 मिनट में हम छोटा सा एक और टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं। सो शुड वी डिस्कस अनदर टॉपिक, और आज के लिए इतना ही बहुत है? सर करते हैं। चलें जनाब, एक और टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं जी, फिर आप कहते हैं तो।
अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है डीएनएस, डोमेन नेम सर्विस भी कहते हैं, डोमेन नेम सर सर्वर नहीं होता? सिस्टम भी कहते हैं, और समटाइम इसको सर्वर भी कहते हैं। सो बेसिकली नाम इसका है डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस। जिस कंप्यूटर पर डीएनएस सर्वर बना हुआ होता है तो उसको डीएनएस सर्वर भी कह लेते हैं। तो डीएनएस में डीएनएम डोमेन नेम सिस्टम या सर्विस है, डोमेन नेम सर्वर नहीं है। जिस मशीन पर ये कॉन्फ़िगर करते हैं उसको सर्वर कह लेते हैं। ये काम करता है जी टीसीपी और यूडीपी की पोर्ट नंबर 53 पर ये सर्विस काम करती है, और इसका काम बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है और बड़ा डिटेल्ड काम होता है। डीएनएस सर्वर की होती हैं मुख्तलिफ टाइप्स। कौन सी टाइप होती है? प्राइमरी डीएनएस, आपने सबने सुना होगा। प्राइमरी को समटाइम मास्टर डीएनएस भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप होती है सेकेंडरी या स्लेव डीएनएस। थर्ड टाइप होती है फॉरवर्ड ओनली डीएनएस। फिर इसके बाद होता है कैशिंग डीएनएस, और फिर होती है फॉरवर्डिंग डीएनएस। ये कुछ टाइप्स होती हैं जी डीएनएस से रिलेटेड। थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूं। प्राइमरी डीएनएस या मास्टर डीएनएस सर्वर उसको कहते हैं जो किसी कंपनी में पहला डीएनएस, पहला अथॉरिटेटिव डीएनएस सर्वर, यानी कि पहला डीएनएस सर्वर हो लेकिन उसके पास अथॉरिटी हो। किस चीज की अथॉरिटी हो? डोमेन नेम रजिस्टर करने की अथॉरिटी है उसके पास। अगर डोमेन नेम रजिस्टर करने की अथॉरिटी है और किसी कंपनी के नेटवर्क का पहला डीएनएस सर्वर है तो वो मास्टर होगा या प्राइमरी डीएनएस होगा। पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां जितने भी होंगे वो सब के सब सेकेंडरी डीएनएस सर्वर्स या स्लेव डीएनएस सर्वर्स कहलाएंगे। फॉरवर्ड ओनली डीएनएस सर्वर वो होता है जिसके पास डोमेन नेम रजिस्टर करने की अथॉरिटी नहीं होती, और वो सिर्फ ये काम करता है कि क्लाइंट उसको डीएनएस सर्वर समझ के रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो रिक्वेस्ट एज इट इज अपने आगे डीएनएस सर्वर या सर्विस प्रोवाइडर को फॉरवर्ड कर देता है। जिसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा घरों में लगा हुआ इंटरनेट का डीएसएल मॉडेम या डीएसएल राउटर। क्योंकि आप अगर अपने कंप्यूटर पर जाके देखें तो आपके कंप्यूटर पे टीसीपी आईपी सेटिंग अगर देखें तो उसमें डीएनएस सर्वर के अगेंस्ट आईपी जो लिखा होता है वो डीएसएल मॉडेम या राउटर का होता है। और राउटर क्या कर रहा होता है? ये फॉरवर्ड ओनली वाला काम, कि तमाम घर के अंदर या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर्स डीएनएस की रिक्वेस्ट राउटर पे भेजते हैं और राउटर आगे आईएसपी को फॉरवर्ड कर देता है। तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड ओनली, कि वो सिर्फ फॉरवर्डिंग का काम कर रहा है। कैशिंग का एक फीचर होता है। कैशिंग में ये होता है कि जनाब अगर वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करे और अगर आपने कैशिंग इनेबल कर दी है तो फिर वो हर रिक्वेस्ट का, हर क्यूरी का जवाब अपने पास कैशे में स्टोर भी करता रहता है। यानी कि पहली दफा क्यूरी पूछी, उसने फॉरवर्ड कर दी, जवाब आया, एक जवाब की कॉपी क्लाइंट को दे दी, एक जवाब की कॉपी अपने पास कैशे में स्टोर कर ली। जब अगली दफा वही रिक्वेस्ट आएगी तो वो आगे सर्वर से जवाब नहीं लेगा, वो अपनी कैशे से उसको जवाब खुद से दे देगा। और पांचवें नंबर पर मैंने लिखा फॉरवर्डिंग डीएनएस। फॉरवर्ड ओनली और फॉरवर्डिंग में क्या फर्क होता है? काम दोनों का मिलता जुलता होता है। फॉरवर्डिंग वाले ने भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी होती है, फॉरवर्ड ओनली वाले ने भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी होती है। लेकिन मैं फर्क आपको बताता हूं। फॉरवर्ड ओनली जो होता है, कौन सा? फॉरवर्ड ओनली, वो सिर्फ रिक्वेस्ट क्लाइंट से रिसीव करके अपने सर्वर को फॉरवर्ड करता है। उसके पास डोमेन नेम रजिस्टर करने की अथॉरिटी नहीं होती।
जिस सर्वर के पास डोमेन नेम रजिस्टर करने की अथॉरिटी होती है वो प्राइमरी डीएनएस होता है या सेकेंडरी डीएनएस होता है। अब प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस डोमेन नेम रजिस्टर करने की अथॉरिटी रखते हैं, प्लस अगर प्राइमरी और सेकेंडरी डीएनएस सर्वर अपनी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भी करना चाहें, यानी कि खुद भी रजिस्टर कर सकें और क्लाइंट से आने वाली रिक्वेस्ट को किसी और आगे सर्वर की तरफ फॉरवर्ड भी करना चाहें, तो फिर हम ये फॉरवर्डिंग वाला फीचर इस्तेमाल करते हैं जी। होपफुली इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। कोई पूछना चाहे बात तो मोस्ट वेलकम, जरूर पूछें। फिर मैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ चलता हूं, और प्रैक्टिकल की तरफ चलें तो हमारे कोर्स के अंदर फॉरवर्ड ओनली डीएनएस सर्वर और कैशिंग डीएनएस सर्वर बनाना शामिल है। यानी कि हमारे कोर्स के कोर्स आउटलाइन, कोर्स कंटेंट्स में है कि फॉरवर्ड ओनली डीएनएस कैसे बनाते हैं, और प्लस साथ अगर आप कैशिंग डीएनएस सर्वर बनाना चाहें तो वो कैसे बनाते हैं जी। anybody, if anybody has any question he can ask. सर वो एक मैं एक आर्टिकल देख रहा था इसका RHCSA और RHCE के रिलेटेड। तो इसमें एक सर एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की बैश स्क्रिप्टिंग है। हाँ जी, हाँ जी। वो क्या चीज है और वो हमें नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो बेसिक लेवल की स्क्रिप्टिंग शामिल है। इंशाल्लाह हमारा एक दो जो टॉपिक रहते हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा बेसिक लेवल की स्क्रिप्टिंग कैसे बनाते करते हैं, वो इंशाल्लाह रहता है, तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और चलें जी, टाइम थोड़ा रह गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ आते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, yum स्पेस -y स्पेस इंस्टॉल। इसके सॉफ्टवेयर का नाम है अनबाउंड, BOUN, अनबाउंड स्टैरिक। इससे आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ छोटी सी और बहुत आसान सी इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी सेटिंग्स हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, वेरी नाइस, वेल एंड गुड। मैं देखता हूँ मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस क्या है। इफ कॉन्फिग ENP0S3 100.73 आईपी है जी। ले जी, अब चलते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। ETC में अनबाउंड का फोल्डर, उसके अंदर unbound.conf नाम की फाइल है। इस फाइल को ओपन करना है। फाइल जरा लेंथी है और इस फाइल में आपको सिर्फ 2-3 सेटिंग्स चेंज करनी है बस। लें जी, ये फाइल में जरा डाउन आते जाइएगा। ये देखिएगा आपको इंटरफेसेस की नाम से शुरू होती हुई बहुत सी लाइंस नजर आएंगी। इन लाइंस में आपने जाके खुद से एक लाइन लिखनी है। चाहे तो लाइन लिख दें, चाहे तो लिखी हुई लाइन में चेंज कर दें। इंटरफेस कॉलन स्पेस अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस लिख दें 100.73 कि जिस इंटरफेस पर आप चाहते हैं आपके डीएनएस सर्वर काम करे। एक ये लाइन लिखी। आगे चलते हैं जी। एक लाइन हमें, एक दो लाइंस हमें और लिखनी होंगी जी। ये आपको एक्सेस डैश कंट्रोल के नाम से बहुत सी लाइंस लिखी हुई नजर आ रही होंगी। यहाँ पर आके चाहे लाइन लिख दें, चाहे लिखी हुई लाइन में चेंज कर दें। क्या लिखना है? एक्सेस डैश कंट्रोल कॉलन 192.168.100.0/24 अलाउ। यानी कि यहाँ आपने अपने जिस नेटवर्क का हिस्सा है उस पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी लिख के आपने उसको परमिट करना है कि आपका जो ये डीएनएस सर्वर है इसको कौन कौन सी आईपी एड्रेसेस वाली मशीन्स यूज कर सकती हैं। मैंने पूरे नेटवर्क को परमिट कर दिया इस तरह से। और इसके बाद मुझे मज़ीद नीचे आना है और आखिरी सेटिंग करनी है। आखिरी सेटिंग मुझे क्या करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, मैं फाइल काफ़ी लेंथी फाइल है, फाइल में मैं ज़रा नीचे आ रहा हूँ।
जनाब फाइल के सबसे आखिर में आइएगा और सबसे आखिर में आकर आपने खुद से 2-3 लाइंस लिखनी है। जनाब आपने क्या 2-3 लाइंस खुद से लिखनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये आपने 3 लाइंस खुद से लिखनी है। क्या लिखना है उनमें, ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एक दफ़ा मैं सेटिंग कर लूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। जी जी, आपने ये 3 लाइंस लिखनी है। इन 3 लाइंस में आपने बताया फॉरवर्ड जोन, नाम कुछ भी रख दें, example.com, example.org, नेम डजंट मैटर, नेम आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। आईपी इज द इम्पॉर्टेंट, आईपी आपने उसका लिखना है जिसकी तरफ आप रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, यानी कि आपकी मशीन, आपके डीएनएस सर्वर के पास जो रिक्वेस्ट आए वो आपने किस आईपी पे फॉरवर्ड करनी है, मैंने वो आईपी लिख दिया। यानी कि आपने अपना मास्टर डीएनएस सर्वर की नाम आईपी बता दी, या मैंने इस वक्त जो करंटली मैंने सेटिंग की है, ये मैंने सेटिंग की है, ये डीएसएल वाला जो मॉडेम है मैंने उसका आईपी बता दिया कि जो मेरे पास रिक्वेस्ट भेजेगा मैं डीएसएल मॉडेम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, डीएसएल मॉडेम आगे से अपनी आईएसपी को फॉरवर्ड कर देगा और वहां से जवाब मिल जाएगा। सिर्फ आपने ये 3-4 लाइंस इस फाइल में चेंज करनी है। कैशिंग की सेटिंग ऑटोमेटिकली हुई हुई है, ये ऑटोमेटिकली कैशे स्टोर करेगा और सेव करेगा। लेकिन जनाब इसके बाद आपने फाइल को करना है सेव एंड क्लोज। जी फाइल को आपने करना है सेव एंड क्लोज, escape:x, उसके बाद systemctl रीस्टार्ट और अनबाउंड। इसकी सर्विस को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपने इनेबल कर लेना है और फायरवॉल से परमिट कर देना है। परमानेंट बेसिस पर डीएनएस को परमिट कर दिया, फायरवॉल रीलोड कर ली और चेक करना चाहते हैं डीएनएस काम कर रहा है नहीं कर रहा। इस कमांड से मैं चेक करूंगा। अगर मेरे कंप्यूटर की पोर्ट नंबर 53 ओपन हुई, वर्किंग काम कर रही हुई, तो मुझे जवाब में बताएगा कि वर्किंग। ये देखें जी, ये बता रहा है 192.168.100.73, यानी मेरे कंप्यूटर के आईपी, मेरे कंप्यूटर के 2-3 आईपी हैं, इसलिए वो बल्कि 4 आईपी हैं, 3 IPv4 के और चौथा IPv6 का, तो चारों के अगेंस्ट डीएनएस की सर्विस काम कर रही है। परफेक्ट हो गया। मजीद भी वेरीफाई तसल्ली करना चाहें, कोई एरर कोई मसला मसाइल तो नहीं है, तो उसके लिए आप ये जिस कमांड से हमने इसकी सर्विस रीस्टार्ट की थी, इस कमांड में रीस्टार्ट की जगह आप स्टेटस लिखें। ये देखें यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं आ रहा। अगर एरर होगा तो यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइंस में नीचे एरर लिखे हुए नजर आएंगे। ये देखिएगा, शायद आप पढ़ पा रहे हो। नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ चलें, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पर फ्रॉम बॉटम टू अप, छठे नंबर पर लाइन के आखिर में लिखा हुआ नो एरर्स, यानी कि हमारी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक हो गई है। तो ये था जनाब हमारा डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर करने का टॉपिक, छोटा सा, कि आप अपने कंप्यूटर को फॉरवर्ड ओनली डीएनएस कैसे बनाएंगे, और साथ अगर आप कैशिंग इनेबल करना चाहते हो, यानी कैशिंग और फॉरवर्ड ओनली डीएनएस कैसे बनाएंगे, उसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी। आप में से किसी के जहन में कोई बात है पूछने वाली तो मोस्ट वेलकम, ज़रूर पूछिएगा। तकरीबन इस वक्त 1 या 1.5 मिनट हमारी क्लास की प्रोसीडिंग कंप्लीट होने में रह गया है, तो कोई बात हो, सवाल हो तो पूछें।